बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब और आज का दिन आपके साथ होता है एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि आपको तिब्बी मशवरे देते हैं और आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। वैसे मैं इस बात पर कभी यकीन रखता हूँ कि रोज़ जो हमारे साथ मेहमान होते हैं वो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से आसानी पैदा करते हैं। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर सहर चावला। चावला साहब कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र। और डॉक्टर साहिबा को ज़्यादातर डॉक्टर साहिबा कहना चाहिए या डॉक्टर कहना चाहिए या चावला साहब कहना चाहिए? चावला साहब आई प्रेफर पर्सनली, मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है, मज़ा आता है। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितने भी दिन गुजरते हैं वैसे तो माशाल्लाह ताला खाने पीने वाली कौम है हमारी, लेकिन ईद के दरमियान में ख़ास तौर पे जो बड़ा गोश्त है यानी कि गाय का और जो बकरे का, दोनों गोश्त जो हैं ये वाफिर से ज़्यादा हम खाते हैं हर तरह से, और फिर हम संभाल के भी रखते हैं कि बाद में खाएंगे। यार हम कितने अच्छे लोग हैं। वो जो सुन्नत है ना तीसरा हिस्से वाली, वो पूरी होनी चाहिए, बाकी होना हो। डॉक्टर साहब भी है इसमें, इस पे इत्तेहाद भी है। इजमा, हाँ इजमा, हाँ इसमें इजमा है, ये इत्तेहाद नहीं इजमा है। डॉक्टर साहब, गोश्त बड़े और छोटे खाने के नफ़े या नुकसान अलग अलग हैं? अच्छा, इन दोनों की न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन अलग अलग है, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जब प्रॉपर्टीज अलग अलग है इसका मतलब है कि नफे और नुकसान भी अलग अलग है। एक बात ये मैं करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर मोस्टली रेड मीट का जब भी नाम आता है, यानी आपके पास गोश्त और बीफ का, तो उसको एज एन ईवल कंसिडर कर लिया जाता है कि कोई बहुत बुरी चीज है। रेड मीट आपके साथ डायबिटीज से भी एसोसिएटेड है, रेड मीट आपके साथ स्ट्रोक से एसोसिएटेड है, ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड है, हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड है, कैंसर से एसोसिएटेड है। कहाँ पढ़ा है आपने? हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। कहाँ पढ़ा है आपने? कहाँ पढ़ा है आपने? तो हमारा तो दिल ही बैठ गया था जब ये कह रही। वाह वाह वाह। ये सारी जो मोस्टली स्टडीज हैं, अगर आप करें, अगर ये बात गलत निकली तो आके मुझे पकड़ सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, यानी क्वेश्चनियर बेस्ड स्टडीज हैं कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी तो उसमें डिजीज एसोसिएटेड क्या रहा। एक्सेस यस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर आप उसमें ये कंज्यूम करते हैं और ऑलरेडी आपका फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या ऑलरेडी आपका यूरिक एसिड ज्यादा है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। अदरवाइज रेड मीट, क्या आप जानते हैं रेड मीट को रेड मीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रेड है। क्यों रेड ज्यादा है? क्या चीज है उसमें ज्यादा? क्योंकि उसमें आयरन ज्यादा है, उसमें जिंक ज्यादा है, इसलिए उसको रेड मीट कहा जाता है। इसी ने कहा जाता है कि वो शैतान मीट है। तो रेड मीट उसकी आयरन ज्यादा है और उसमें जिंक ज्यादा है, उसकी खूबसूरत प्रॉपर्टीज की वजह से कहा जाता है। अगर आप इसको मॉडरेशन में लेते हैं तो रेड मीट और खास करके ऑर्गन मीट, इससे बड़ा कोई सुपर फूड आप अपनी टेबल पे नहीं रख सकते। ऑर्गन मीट से मतलब जो आपके पास गुर्दा आ जाता है, जो आपके पास एग्जैक्टली लिवर आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, किडनी आ जाती है। लिवर से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ, डॉक्टर जो है ये लाहौर की रहने वाली है। शर्त लगा सकता हूँ इस बात पे, ये गुफ्तगू डॉक्टर नहीं कर सकता, ये एक लाहौरन कर सकती है कि जनाब जो गुर्दे पकाने का मजा है, जो किडनी खाने का मजा है, और वो यार क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वाह वाह वाह, है ना बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, मैंने ये पूछना था कि ये कुर्बानी का गोश्त शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं वो खा सकते हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो? आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आप लाहौर, तो हम भी लाहौर में। आप हमें भिजवा दें, फिर मैं इसका जवाब उसके मुताबिक देता हूँ। आपने हमें तो गोश्त भिजवाया नहीं, आप हमें भिजवा देना सारा, क्योंकि ये सेहत के लिए कहते हैं कि ये मुज़र सेहत होता है, तो आप छोड़ दें इस बात को। डॉक्टर साहब इसका खाने के क्या फ़वायद हैं वो भी हम साथ साथ खाते हुए भी बताते हैं। डॉक्टर साहब से पहले जवाब जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और अगर आपको यूरिक एसिड है और अगर आपको शुगर है, अब ये तीनों कंडीशंस आपके पास डिफरेंट है, ठीक है? अगर आपको यूरिक एसिड है तो डेफिनेटली आप बड़ा गोश्त खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बड़े गोश्त में आपके पास प्यूरिन्स होती हैं। जो यूरिक एसिड होता है ये प्यूरिन्स का एंड प्रोडक्ट होता है। अगर आपने गोश्त खा भी लिया है, जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आया तो मैं एक आंसर दे देती हूँ कि बड़े ईद के 2-3 दिनों में अव्वल तो अवॉइड करें, लेकिन ईद के दिन में लोग खाते हैं। आप क्या करें, आप रात को 1 टीस्पून सोडियम बाइकार्बोनेट को 12 आउंस वाटर में मिक्स करके सोने से पहले, जो मीठा सोडा बिल्कुल, उसको 12 आउंस पानी में आप मिक्स करके सोने से पहले ले लें। ये इलाज नहीं है यूरिक एसिड और गाउट का, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको देता है उन दिनों में जिन दिनों में यूरिक एसिड के पेशेंट्स ने गलती से गोश्त खा लिया। यूरिक एसिड क्या चीज है? आपके पास एक होते हैं प्यूरिन हाई फूड, एक होता है
लो प्योरीन फूड। प्योरीन हमारे पास इतने सारे खानों में प्रेजेंट है, लोग प्योरीन समझते क्या हैं चीज़ सिर्फ है? गोश्त। प्योरीन आपके पास प्रोटीन की एक टाइप है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि खानों में प्रेजेंट होता है। लोग समझते हैं सिर्फ गोश्त और दालों में प्रेजेंट है, ये इतने खानों में प्रेजेंट है कि इसको कंप्लीटली अवॉइड करना हमारे पास इम्पॉसिबल है। अब हम क्या करते हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट में प्योरीन के टूटने फूटने से बॉडी में जब आप लेते हैं यूरिक एसिड बनता है, वो खाने लेंगे जिसमें ज्यादा प्रोटीन है, ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा। हमने वो खाने लेने होते हैं जिसमें कम प्योरीन हो, जिसमें ज्यादा प्योरीन है। आपके पास रेड मीट आपके पास आ जाता है, आपके पास जो शेल फिश होती है, जो क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, उनमें ज्यादा होता है। जो स्मॉल फिश होती है, सार्डिन्स, उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, आपके पास कुछ सब्जियां हैं, स्पिनिच है, कॉलीफ्लावर है, मटर है, उनमें आपके पास कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, दालों में ज्यादा होता है, तो वो खाने आप अवॉइड करते हैं। इन लोगों को आप कहते हैं कि आप कंपैरेटिवली आप जो है वो क्वालिटी का फर्क होता है दाल में और गोश्त की जो ऑफ प्योरीन कोर्स आपके पास एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, एक लो क्वालिटी प्रोटीन होता है। जो रेड मीट होता है उसमें हमारे पास हीम आयरन होता है, यानी वो हमारे जिस्म में आंतों से जल्दी एब्जॉर्ब होता है। दालों में हमारे पास नॉन हीम आयरन होता है, वो देर से एब्जॉर्ब होता है। जब वो देर से एब्जॉर्ब होता है तो वो कम भी एब्जॉर्ब होता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम होती है, वो निकल भी जाता है और वो असर भी कम करता है। इसलिए दालें कंपैरेटिवली टॉलरेबल होती हैं। दालों में लेग्यूम्स और लेंटिल्स की फैमिली में अगर आपने कोई चीज प्रेफर करनी है तो चिक पीस, चने कंपैरेटिवली टॉलरेबल हैं। काले या चने काले और सफेद दोनों। जो डायबिटिक्स हैं वो काले चने प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि जो काले चने होते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके पास लो होता है, वो ब्लड में शुगर को आहिस्ता आहिस्ता रेस करते हैं। और जो हाइपरटेंसिव्स हैं, अगर वो आपके पास ये बीफ ज्यादा, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, अगर वो आपके पास बीफ ज्यादा लेते हैं तो क्योंकि बीफ में आपके पास कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। अगर बीफ और मटन में से एक सिलेक्ट करना है, मटन सिलेक्ट करें। मटन में पोटेशियम और कैल्शियम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बीफ। और मटन में आपके पास एक बड़ा जबरदस्त कंपाउंड होता है कार्नोसिन और CLA। CLA कहते हैं कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड को। कार्नोसिन और CLA क्या करते हैं? आपके हार्ट वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें क्लॉट नहीं बनने देते हैं, इनफैक्ट जो आपका टमी फैट है उसको डिपॉजिट नहीं होने देते। पोटेशियम इसमें ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। बीफ में ALA कम होता है, कार्नोसिन कम होता है, पोटेशियम और कैल्शियम कम होता है, लेकिन बीफ में और भी बहुत ज्यादा चीजें होती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो हाइपरटेंसिव्स ने नहीं लेना। ठीक हो गया। अब ये अगला सवाल आके करूंगा कि हम आमतौर पे जो अदर देन ईद करते हैं, बड़ा गोश्त जो है, ये सेहतमंद जानवर ज्यादातर नहीं होते, उससे गोश्त की क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पहले पाक पतन जी, अस्सलाम वालेकुम पाक पतन, नसीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने बैरत जी बच्चे सर, मेरा एक सवाल है और उससे पहले मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जी हुक्म। कि आप जानते हैं कि हम लोग कुर्बानी के गोश्त के शौकीन हैं, मुस्लिम लोग, ठीक है ना? आप एक तस्वीर भी रिकमेंड करते थे BP और जोरों के तरह के लोगों को। क्या 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 तस्वीर भी रिकमेंड करते जाए कि ये पढ़ो इन दिनों में, चलो थोड़ा किया। मतलब आप चाहती हैं कि वो बंदा जाके लक्ष्मी चौक बैठ जाए, कढ़ाई बनवा ले 5 किलो और 7 तस्बीह पढ़ता जाए और खाता जाए? और मेरा सवाल ये है, पाक पतन जिंदाबाद। वैसे क्या बात है। और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरे अबू BP के मरीज है, 170/90 उनका नॉर्मल होता है। और गोश्त के निहायत शौकीन है, क्या बकरा थोड़ा खा सकते हैं? अच्छा बेटा, ये सवाल इसी तरह रख देते डॉक्टर साहब। ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई है जी। आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए कंपैरेटिवली, इनको प्लांट बेस्ड फूड लेना चाहिए। कुर्बानी पे आपने 1 या 2 बोटियों से ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि ये अगर नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर ये रहता है तो ये बहुत ज्यादा हाई है। खतरनाक है जी, बिल्कुल खतरनाक है। 170/90। आई होप ये किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो डेफिनेटली दे शुड बी ऑन मेडिसिन। अगर 170/90 तो वाला फिर भी ठीक है, 170 इज अ लॉट। तो आप कंपैरेटिवली डाइट से तो एटलीस्ट इसको अवॉइड करें, प्लांट बेस्ड डाइट को स्टिक करें। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है, मैं इसको कहना नहीं चाहता वैसे, लेकिन आपको कह रहा हूँ। तो वो एक हादसा ऐसा हुआ एयर फ्लाइट में कि जहाज़ बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा। तो वो जो वालदा मेरी थी, उनके सामने बिरयानी पड़ी हुई थी, वो भी मटन की। तो उन्होंने ख़ास तौर पे लिखाई थी कि मैंने जब दुबई से उड़ना है तो वो मटन की बिरयानी है। तो मटन, सारे लोग परेशान। तो मेरी माँ नवाला लेती गई, तो साथ एक सरदार जी बैठे थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा माँ जी खुदा दा खौफ करो, मौत सिर ते खलोती है। कहती है मेरी माँ, कहती फिर भूखी मर जावा। तो वो जो पंजाबी लोग होते हैं आप उनको रोक नहीं सकते। वो कहते जनाब कढ़ाई खानी है, तस्बीह नाल दे दो, तस्बीह पढ़ लांगा। हुजूर एक दस शरई तौर पे जो मीट खाना है, अब मैं दस्ती वाली वो एग्जांपल सईदा आयशा के सामने रखना चाहता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और
तो आपने कहा 2 ही तो दस्तियां होती हैं, तो वो इंटेंसिव और ज़्यादा है। शरीयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कुर्बानी का मकसद तकवा है। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। जब तक तकवा की क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होगी उस वक्त तक हम कुर्बानी के उस मकसद को नहीं तकवे को पहुंच भी सकते। एक्सप्लेन कर दें। तकवे का मतलब ये होता है कि अब अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना। ठीक। दुनियावी ख्वाहिशात, लज्जतें और लजीज खाना मकसद ना हो, अल्लाह की रज़ा। सूरतुल हज की आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम कुर्बानी का गोश्त खाओ और ज़रूरतमंद और सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करके उन तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाओ। और कुर्बानी का गोश्त अल्लाह पाक ने हमारे लिए जानवर मुसख्खर किए ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या बात है। अच्छा शाह साहब, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो लोग समझते हैं कि बड़ा गोश्त हमारे लिए वबा है, अजाब है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। वो अलग बात है हमारा जिस्म उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है या नहीं। इत्तदाल पसंदी यही है कि आप सलमान से कॉल ले लूं। जी जी, आइसक्रीम बड़ी अच्छी चीज है। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना डॉक्टर साहब, आइसक्रीम अच्छी लगती है ना? क्यों नहीं? अच्छी चीज नहीं है, नहीं लगती? हर बंदे के लिए आइसक्रीम अच्छी चीज है। 20 लीटर कोई रोज खिलाएगा ना आपको साकिब भाई, आपको नफरत हो जाएगी उससे। नफरत हो जाएगी, बिल्कुल। इत्तदाल बहुत जरूरी। इत्तदाल। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। सलमान भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। जी सर, मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा ना यूरिक एसिड का मसला है। अच्छा, तो मैं किस तरह से गोश्त खाऊं फिर? तो वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनसे कहा कि आपको डायबिटीज है तो आप ये ना खाएं। तो उन्होंने कहा मुझे डायबिटीज को कभी कहा तो उसने कुछ नहीं है। तो कहा हुजूर 450 है। कहते मैंने तो फिर भी कुछ नहीं कहती। तो आपको यूरिक एसिड कहता है कुछ? जी सर। क्या कहता है मसलन? तो मतलब सर मेरे वो पाँव की जो घुटनों में हड्डी से है ना, बोलता होगा, वो एड़ियों में से बोलता होगा। लेवल्स भी हाई रहते हैं इनके। अगर हाई लेवल्स रहते हैं 7 से ऊपर, जिन लोगों के रहते हैं, जिनका 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रहता है, उनको तो मेरे ख्याल से कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, 5 तक आपके पास नॉर्मल होता है। 5 जिनका 5 से 7 के बीच रहता है वो चलें ईद के 2 दिन हल्का फुल्का खा लें, लेकिन उसके साथ वो सोडियम बाइकार्बोनेट वाली जो रेसिपी है ज़रूर करें ताकि उनको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ हो, उन दिनों में उनको पेन ना हो। और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं उससे क्या होता है, जो आपके पास यूरिक एसिड है वो सर्कुलेशन में रहता है, वो एक जगह पे डिपॉजिट नहीं होता, जॉइंट्स में क्रिस्टल्स नहीं बनाता। जब क्रिस्टल्स नहीं बनाता, आप बताइए पहले। जब क्रिस्टल्स नहीं बनाता, प्रेसिपिटेट नहीं करता, तो एक चीज होती है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं टॉफाई। टॉफाई नहीं बनते, जॉइंट्स में दर्द नहीं होती। जोड़ों में जाके बनाते हैं। ये सबसे जो फेवरेट जॉइंट है ना यूरिक एसिड का, वो है MTP। इट इज अ फैंसी नेम फॉर बिग टो, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। इस वाले आपके जॉइंट में सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है। अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो नीज में, एल्बोज में, इन जगह पे भी बनना शुरू हो जाता है। उसकी रीजन आपके पास ये है कि जो आपका MTP होता है ना, इसमें टेम्परेचर कम होता है। पेरिफेरीज आर ऑलवेज कोल्ड क्योंकि यहाँ पे ब्लड कम होता है। दिस इज द मोस्ट वार्म रीजन, राइट? अब जब ये आपके पास कोल्ड होती हैं आपकी पेरिफेरीज, तो यहाँ पे क्रिस्टल जल्दी बनेगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। जो हमारे पैर का बड़े टो का जॉइंट होता है वहाँ पे टेम्परेचर बॉडी में सबसे कम होता है, इसलिए वहाँ पे जाके यूरिक एसिड का क्रिस्टल बैठता है। तो वो पेन भी करेगा, वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पेन करता है। जी बिल्कुल। ये जो आपका मोटा अंगूठा है, ये पेन जब कर रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूरिक एसिड की कंडीशन है। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने कहा है ना, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा और तहकीक करें। डॉक्टर साहब आपने कहा थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत जरा बताइए कितना होता है? 3 ounce आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। मतलब नाल ही गल हो गई। अगर आप 3 ounce बीफ लेते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको न्यूट्रिशनली एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप 3 ounce एक छोटे से लिफाफे में आ जाएगा। एब्सोल्युटली। अगर आप 3 ounce बीफ लेते हैं, उसमें 16 ग्राम फैट होता है। 16 ग्राम में से 6 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, बुरे वाला। दिन में हमें 11 ग्राम सैचुरेटेड फैट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैं यूरिक एसिड के पेशेंट्स को कहूंगी कि वो 6 ग्राम तक ही रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर छोटा गोश्त हो तो वो भी 3 ग्राम। छोटा अगर आपके पास हो तो उसमें ज्यादा आपके पास इससे 1 या 2 ग्राम आप ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे गोश्त में आपके पास, कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को पुश करने के लिए, 2 या 3 बोटियां ले लें। अगर आपको यूरिक एसिड का यूरिक एसिड जिनके पास है, इसका मतलब वो कुर्बानी का गोश्त जो है वो एहतियात नहीं, बहुत एहतियात के साथ है। तंग होंगे, बाद में दर्द होगी, प्रॉब्लम होगी, तबीयत खराब होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसका साइड इफेक्ट पेन के अलावा क्या सिम्टम है? यूरिक पेन एसिड के अलावा आपको जो टोफा है आपके पास जिस कंडीशन में बनते हैं, आपको फीवर
लीवर हो सकता है, खुदा ना खास्ता आपका यूरिक एसिड इस हद तक खराब हो गया। यूरिक एसिड को किसने फिल्टर करना है? यूरिक एसिड को आपके गुर्दों ने फिल्टर करना है। किडनी पेन शुरू हो सकती है अगर आप अपनी किडनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। उसके साथ आइसिंग ऑन द केक अगर आप पानी भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और आइसिंग ऑन द केक अब आप बहुत ज्यादा नमक वाला गोश्त बना के खा रहे हैं। जब आप नमक बहुत ज्यादा ले रहे हैं, नमक जिस्म में जितना ज्यादा होता है वो पानी को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब नमक पानी को अपने साथ खींच लेगा, पानी गुर्दे में नहीं जा सकेगा, वो फिल्टर नहीं होगा। जितना ज्यादा पानी गुर्दे में जाता उतनी ही स्पीड से वो यूरिक एसिड को निकालता। नमक भी ज्यादा, पानी भी अंदर रुक रहा है, यूरिक एसिड भी नहीं निकल रहा, तो ये सारी कंडीशंस जो है आप अपने साथ मरने का इंतजाम खुद कर रहे हैं। अल्लाह ना करे, हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने गोश्त खाना ही है, मिसाल के तौर पे 3 ग्राम तो नामुमकिन है ना, वो तो बंदा 3 आउंस नामुमकिन है यार, वो तो एक तोस के ऊपर आ जाता है गोश्त। हाँ, इसी तरह ऐसे ही है ना इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। तो मैं वक्फे के बाद डॉक्टर साहब से, वक्फे के बीच में भी ऐसे डॉक्टर दरखास्त करूंगा कि थोड़ा सा अगर बढ़ा दें तो क्या नफा नुकसान होगा, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाकी भाई, जो वक्फे में सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहबा ने हमें बताई है ना, वो ये कि इनकी वालदा जो है वो ओजड़ी पकाती हैं और बड़ी अच्छी पकाती हैं। अपनी पकाती हैं लेकिन पकाती थी, मेरी वालदा भी बड़ी अच्छी पकाती थी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। लेकिन जब भी आपकी वालदा ने कभी भी ओजड़ी पकाई, मतलब थोड़ा थोड़ा आप ना ट्रम्प फेंकते रहें कि वो पकाएं, तो आपने हमें ना सिर्फ 5 मिनट का नोटिस देना और कॉल कर देना। आप दुआ करें वो पकाएं इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी क्लासिक चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों को आती है पकानी। ये जो हम लिवर बनाते हैं, क्या 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 कहते हैं लिवर को, कलेजी जो बनाते हैं, हम बकरे की कलेजी भी बनाते हैं और गाय की कलेजी भी बनाते हैं। कलेजी फायदेमंद कितनी अच्छी है और दोनों में से किसकी ज्यादा बेहतर है? यकीन करें, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, शुगर का प्रॉब्लम नहीं है और आप बहुत ज्यादा ओबीज मोटे नहीं है, बीएमआई में पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपका 30 से ऊपर नहीं है, तो कलेजी से बड़ा सुपर फूड आप मुझे टेबल पे रख के दिखा दें। बिल्कुल, आप मुझे टेबल पे रख के दिखा दें कोई और फूड जिसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक साथ हों। इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन के भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, इसमें जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। कहता है भैया करा दीजिए छेती में। बहुत मुकम्मल और सबसे मजे की बात कुतुब साहब, इसमें कोएंजाइम Q10 है। कोएंजाइम Q10 के इतने महंगे सप्लीमेंट्स मिलते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए, बाहर आपके पास मुर्गे खाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये जो हम फिफड़े साथ मिला लेते हैं, कलेजी फिफड़ा, ये फिफड़ा क्या चीज? इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आपके पास अगेन इट इज ऑर्गन मीट, आपके पास जितने भी ऑर्गन मीट हैं वो विटामिन B12 में, विटामिन B6 में, वो आपके पास आयरन में, जिंक में रिच है। हम इनको गरीब लोगों का खाना समझते थे, वो गलत था। यही सारा रिच फूड है। ये जितने भी लोग न्यूट्रिशनली अवेयर हैं वो तो इसको बड़े शौक से खाते हैं। मैं तो खुद बहुत ज्यादा शौक से खाती हूँ। डॉक्टर साहब, ओजड़ी के बारे में क्या ख्याल? ओजड़ी इज बेसिकली लिवर। ओजड़ी आपका न्यूट्रिशनली रिच फूड है, बट कंपैरेटिवली इसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो इतना हाई नहीं है। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो इससे काइंडली दूर है। अगेन मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी, अगर अच्छी पकी और साथ तंदूर की रोटी है तो इट इज हार्ड टू गेट योर हैंड्स ऑफ। डॉक्टर साहब बस एक जल्दी से जवाब दे, फिर तौकीद की कॉल लेते हैं। ये सिरी पाए जो है पकाने, जी जी बिल्कुल, ये कितने न्यूट्रिशनस या नॉन न्यूट्रिशनस? सिरी पाई में आपके पास कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको कहूंगी फॉर अ वन टाइम ईट, फॉर अ बिंज टाइम ईट इट इज वेरी गुड, लेकिन इसको महीने में एक बार से ज्यादा कंज्यूम ना करें। जी शुक्र है, मैं दिल में दुआएं मांग रहा था इसके खिलाफ फतवा ना आ जाए। कॉलर है, उनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल है कि कुर्बानी के गोश्त खाने के बाद ना मेरा ब्लड प्रेशर काफी हाई, कंट्रोल नहीं होता, हाई रहता है। तो बेटा बांटना था ना, बांटा क्यों नहीं तूने? बांटने के बाद जो दोस्तों में गेट टुगेदर होता है, बारबेक्यू या फैमिलीज में दावत होती है, वहाँ जाके भी तो। अच्छा, बीपी तुम्हारा कितना होता है आमतौर पे, कितना होता है सर? आमतौर पे 130 to 105 110। ओए नीचे का 110? कब ये 110 100 110 के दरमियान में रहता है। ओ शाबाश। आप मेडिसिन ले रहे हैं ब्लड कोई दवाई ले रहे हो बेटा? हाँ जी सर, ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा हूँ डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे? और फिर उसके बावजूद नीचे का 110 है? ये नीचे वाला बड़ा डेंजरस होता है यार, ये इतना ज्यादा हो तो।
80, 85, 90 तक तो ठीक है। अच्छा, अगर ईद की दावत है भी तो कंसिडरिंग जो इनके ब्लड प्रेशर है, आपको तो तीनों टाइम खाना ही नहीं चाहिए। फिर अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि बारबेक्यू आपके पास होते हैं, सालन बने होते हैं, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक तो आप वैसे भी वो सोडियम रिच फूड है, उसमें आप नमक भी और ज्यादा करके पका रहे हैं, और अगर आप तीनों टाइम ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर वो तो एक नॉर्मल बंदे का भी हाई हो जाता है। छोटी सी क्या कर लेगी। एग्जैक्टली, तो वो आप काइंडली इसको दिन में एक बार से ज्यादा रहम करें, बिल्कुल ना कंज्यूम करें इसको। एब्सोल्युटली। इस पे रहम करने से क्या ये मुराद नहीं ली जा, शरई तौर पर सीरियस सवाल है ये, या ये मुराद नहीं ली जा सकती कि हमें भी बुलाएं, दावत दें, ज्यादा लोगों को खिलाएं, अजर भी होगा, सवाब भी होगा और ब्लड प्रेशर नहीं होगा। सिला रहमी करें, सखावत करें, दूसरों को दस्तरखान पे दावत दें, अपना दिल वसी करें और गरीब लोगों को इसमें शामिल हाल रखें। हमने तो बदकिस्मती से जो गरीबों का हिस्सा होता है उसमें भी थोड़ा बहुत माल अपने हिस्से के अंदर डालना होता है, और बदकिस्मती से जब गरीब लोग लेके चले जाते हैं तो हमें चाहिए बाद में भी अगर कोई गरीब दरवाजे पे आके दस्तक दे के कुर्बानी का गोश्त मांगे तो हमें ज़रूर अपने हिस्से में से देना चाहिए। यही मोहब्बत है, यही अदल है, यही तकवा है, यही इंसाफ है, यही मोहब्बत रसूल है। लेकिन कुर्बानी तो सिर्फ हमने अपने मौज मेले के लिए रख ली है, वो कॉन्सेप्ट ही बदल चुका है। मौज मेले वाला लफ्ज़ आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। मैं ईमानदारी से समझता हूँ ये बात। अब मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ। मेरा ख्याल है कि जो शख्स ये कर सकता है और अफोर्ड कर सकता है उसको अपना हिस्सा नहीं रखना चाहिए, अपना भी वक्फ छोड़ देना चाहिए। तीसरे हिस्से के लिए आप जाके आबिद मार्केट से चीजें खरीद कर लाते हैं कि हमने इसमें गोश्त स्टोर करना है, मतलब खुदा का वास्ता है। सब 1000 रुपए किलो या 1500 रुपए किलो गोश्त जो गरीब लोग हैं, गरीबुल हाल हैं, वो नहीं खा सकते। अल्लाह पाक ने उनके लिए सखावत का खूबसूरत मौका अता फरमाया है, लेकिन हम लोग उनका हक भी इसलिए रख लेते हैं कि कहीं हमें उल्टा गोश्त बजाय। अच्छा, कर्बी में मार रहा है। मैं वैसे आपको एक रिसर्च बताऊं, ये मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ी थी काफ़ी साल हो गए, कि दुनिया में सबसे बड़ी कॉज ऑफ डेथ जो है ना, मरने की जो वजह है, वो ज़्यादा खुराक है। लोग खुराक ज़्यादा खाते हैं, मोटे होते हैं और ज़्यादा मरते हैं। अगर वो खुराक को बैलेंस रखें तो उनकी ज़िंदगी तवील हो। सुभान अल्लाह। यहाँ पे मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, वो जो हज़रत अबू फजल थे 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने वो ज़माना भी देखा और उसके बाद उन्होंने करबला का वाक़या भी देखा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। सादिया बेटा। जी पुत्र। लाहौर से बात कर रही हूँ सादिया। मुझे ये पूछना था कि ओजरी जो हम इस्तेमाल करते हैं कुर्बानी पे या वैसे भी समटाइम घरों में इस्तेमाल होती है, तो उससे बेनिफिट्स जो हैं वो किस हद तक हैं, और क्या वो ब्लड प्रेशर और दूसरी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट डालती है, और उसमें कितनी कैलोरीज जो हैं वो होती हैं? अच्छा सादिया, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कश्मीरी हैं? मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ। ये सवाल बटों की विरासत है कि वो ये पूछें, या कश्मीरियों की विरासत है कि वो ये नाजुक सवाल है। इसमें न्यूट्रिशनस वैल्यू कितनी है? देखिए, ये हाईली न्यूट्रिशियस है और ये बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस भी है। अगर आप एक सर्विंग लेते हैं तो आपने 350 से 400 कैलोरीज जो है लेनी है, जो कि एक टाइम पर आप उसमें चपाती की कैलोरीज भी डाल लें। एक नॉर्मल चपाती की कैलोरीज 70 से 100 होती है, तो आपने न्यूट्रिशनली रिच फूड ले लिया। इसमें भी आपके पास हाई क्वालिटी प्रोटीन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन K2 है, सारे फवाइद हैं। कोलेस्ट्रॉल इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा है और पोटेशियम कंपैरेटिवली कम है, इसलिए ब्लड प्रेशर पर ये हावी है। बिल्कुल है। क्या बात है हुजूर अख्तर। ये जो बहुत से कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, झुग्गियों वाले जो आते हैं, ये आपसे गोश्त मांगते हैं और रेडी भरी होती है, हमें इस पे ना कसरत के साथ गुस्सा आता है कि एक ही इकट्ठा करके सारा ले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पता है क्या करना होता है, उस गोश्त को जाके धोना होता है और फिर उन्होंने उसको ना तरा पे डाल देना होता है और उसको खुश्क करना होता है, फिर वो सारा ये सुन्नत है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा इब्ने माजा की भी हदीस से पाक है, फरमाती जब गोश्त आता तो आप उसको धूप में डाल देते, और जब वो अपनी जो धूप की हरारत गोश्त एक्सेप्ट करता, अपने अंदर की जो गोश्त के अंदर की चीज़ें थी, वो गोश्त जो धूप है वो उसका एक्सेप्ट करने के बाद फिर उसको पकाया जाता, तो गोश्त में लज्जत और बढ़ जाती थी। और दूसरी बात यह है कि जो ओजड़ी है, इसको शरई तौर पर बाज़ उलमा ने कहा ज़रूर है कि कराहियत है। जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि इसमें नुकसानात के पहलू उमूमन दूसरे गोश्त की निस्बत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए हर बंदा शौक़ से ना खाए। अगर किसी को सूट नहीं करती तो वो और भी गोश्त का हिस्सा खा सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसने नियत करके ओजड़ी ही खानी है। लेकिन खा सकते हैं, लेकिन कराहियत मौजूद है। अब
एक बंदा उसको मिली कुछ जिसको नहीं रहा ना उसको हो कराइए खानी तो क्या करे? वो उसको खा लेनी चाहिए, उसको कराहियत दोनों फील ही हाथों नहीं से हो खा रहा हो। जी जी। यार, उसको ओजड़ी खाई है कभी आपने साकिब भाई? जी ओजड़ी अच्छी पकी हुई बहुत कम इत्तेफाक हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि उसकी लज्जत क्या चीज होती है। बेशक उसका ऐसे। शोरबा जो होता है ना, अगर उसमें तंदूर की सुर्ख रोटी आपने डुबो के खाई हो तो आप उसके बारे में शरीफ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ओजड़ी शरीफ वो इतनी लजीज चीज है, लेकिन वो पकाने वाले लोग जो हैं वो अब बड़े कम हो गए। मुस्तफा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप जी बेटा। सर जी, मैंने बात करनी है। मुझे ना डॉक्टर साहब ने गोश्त खाने से मना किया हुआ है। अच्छा, क्यों? तो मेरी सेहत भी थोड़ी सी कमजोर है। अच्छा। और ताकत भी नहीं ऐसे सही होती है। यानी कि क्यों मना किया? जो मना क्यों किया डॉक्टर साहब ने? क्या कहा है? क्या नाराज हैं डॉक्टर साहब? क्या है? एलर्जी हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि ना हाथों पे दाने वगैरह निकल आते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके दांत जो हैं वो ठीक हैं या खराब हैं? नहीं, दांत भी मेरे खराब हैं। दांत भी मेरे खराब हैं। अंडे से भी प्रॉब्लम होती है? अंडे से भी कोई मसला होता है? हाँ जी, अंदर से कभी कभी प्रॉब्लम होती है, पेट खराब हो जाता है कभी कभी। तो भाईजान आपको सारी चीजों से मसाइल है, मतलब आप क्या खाते हैं फिर? मैं लिक्विड वगैरह ज्यादा लेता हूँ, यानी कि बस कह लें मेरा बस बेबी, तो मैं सदके जाऊं, अभी तक लिक्विड ले रहे हैं। बेटा आपकी कितनी उम्र है? सर 23 साल। 23 साल। शादीशुदा हो बेटा? जी सर। मैं सदके जाऊं, मैं गोद ना ले लूं तुझे, अभी तक लिक्विड डाइट पे है। तू खुदा का खौफ कर यार, खुदा का खौफ कर। डॉक्टर ने क्यों मीट से मना किया होगा? मुझे जो इनका प्रॉब्लम लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अंडे का क्यों पूछा। इसको कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। हमारी जो लीकी गट, हमारी जो आंतें होती है ना, वो उनके जो बाहर के सेल्स होते हैं वो जिन जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं उसको गैप जंक्शन कहा जाता है। यानी अल्लाह ताला चाहता है कि एक सर्टेन डायमीटर का गैप इन दो सेल्स के बीच, इससे ज्यादा ना हो। अब जिन लोगों को लीकी गट होता है ना, उनका ये गैप थोड़ा बड़ा होता है। जब वो प्रोटीन वाले खाने लेते हैं, अंडे का भी मैंने इसलिए पूछा था, तो वो गैप जो है ना, अब आंतों से जब वो खाना वहां जाता, उसको वहां से निकल जाना चाहिए था। वो प्रोटीन आंतों से निकलेगी नहीं, वो गैप जंक्शन से एस्केप होके वापस खून में चली जाएगी। अब जब वो वापस खून में जाएगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको एज अ फॉरेन बॉडी परसीव करेगा और उस पर अटैक करेगा और दाने निकलते हैं। तो प्रॉब्लम स्किन में नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम स्किन में नहीं है, बॉडी अपने खिलाफ लड़ रही है। एब्सोल्युटली मैदे में नहीं है, प्रॉब्लम है लीकी गट सिंड्रोम। सबसे पहले तो सबसे इलाज ये है कि सारी जिंदगी रेड मीट इतना खुल के तो नहीं ले सकते। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स लेने की कोशिश करें। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट जिस पर हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, और वो खाने जिनमें प्रोबायोटिक्स हैं वो लें थोड़ी देर के लिए। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो फिर 3-4 महीने बाद ना हम उनको ऐसा ऐसा रोटी भी शुरू कराते हैं। फिर हम कभी कभी बीच में किसी रेसिपी में अंडा भी डाल देते हैं प्रोटीन पाउडर के साथ मिक्स करके। सो देयर आर वेरियस वेज। लेकिन शुरू में एनिमल डेयरी, गोश्त और अंडे अवॉइड करें। ज्यादातर ये राइस लें, ज्यादातर ये यखनियां लें, दही लें, प्रोबायोटिक खाने लें, सब्जियां लें, लो फाइबर सब्जियां, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ही कैन स्टेप अप हिज गेम। लेकिन ये बात 23 साल का बच्चा जो शादीशुदा हो, वो लिक्विड डाइट पे हो, तो उसको किसी ने बताना तो था ना। देयर आर पीपल अनफॉर्चुनेटली हु आर सो एजुकेटेड, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका लीकी गट है। तो ये बड़ा सिंपल सा ये है कि ही कैन नॉट टॉलरेट प्रोटीन और इनको दाने निकल जाते हैं। पहली दफा बात सुनिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली मुलाकात में लीकी गट है ना, गट है आंतड़ियां ना। आप सर आईबीडी जानते हैं ना, आप उसके बारे में अक्सर बात करते हैं। आईबीडी लीकी गट की वजह से होता है। बस हाँ, लीकी गट इज अ लेस मेडिकल टर्म फॉर आईबीडी। आईबीडी की देन आगे टाइप्स हैं जी। इमाम का कॉल है, जो तुम्हें एक भी सबक सिखा दे, एक भी लफ्ज़ सिखाए, वो तुम्हारा उस्ताद है। मैं इंतहाई ममनून। और वो बच्चे, वो दोस्त जो हमें फ़ोन कर रहे हैं, वो अपने जो मशवरे हैं उनको दोबारा से किसी भी यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं, क्योंकि ये फिर प्रोग्राम चढ़ जाता है। क्योंकि ये बातें जो मशवरे हैं, ये यकीन कीजिए कि मेरे लिए भी, मैं समझता हूँ कि वो याद रखना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन ये इतने अहम मशवरे हैं कि जब तक आप इनको याद नहीं रखेंगे और फिर पे अमल नहीं करेंगे, फ़ायदा नफ़ा नुकसान नज़र नहीं आएगा। वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जब भी हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि जो बच्चे हैं वो लिक्विड डाइट पर हैं या ऐसी डाइट पे हैं जो कि उनको जिल्द के या ऐसे मसाइल दे रहे हैं, तो ये हर वक्त क्या यही बात सच होगी कि उनका गट जो है वो लीकी गट है? देखिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है ना, आप डिफरेंट सिम्टम्स को कोरिलेट करते हैं। जैसे जो भी पीछे कॉल आई थी, हमने कोरिलेट किया कि क्या उनसे कोई भी तरह की प्रोटीन बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर हम उनके सिम्टम्स देखते हैं। फिर आप एक पेशेंट की अपनी हिस्ट्री होती है। पेशेंट को सबसे पहले खुद, एवरीवन नोज देयर बॉडी बेस्ट,
कि मैं क्या खाता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम होती है। ये एक आफ्टर थॉरो हिस्ट्री के बाद आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम्स है दैट हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर गट, जिनका आपके गट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो फिर जब आप एक हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद लेकिन गट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, मैं स्ट्रांग, ये सबसे अहम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गट स्ट्रांग तो ब्रेन भी स्ट्रांग, गट स्ट्रांग तो मैं भी स्ट्रांग। आपने इस बात पे कभी गौर किया है कि जिन लोगों की ग़िज़ा सादा रहती है, ना उनको ब्लड प्रेशर होता है, ना उनको शुगर होती, ना उनको हाइपरटेंशन होती, वो ठीक ही रहते हैं, और ना उनको कोविड हुआ है। ये रिसर्च आई है अभी पाकिस्तान में कि जिन लोगों की एक्चुअली ग़िज़ा थी ना रोटी अचार, रोटी प्याज, उन लोगों में जो टेंडेंसी ऑफ डिजीज़ है वो बड़ी कम है। सादगी सिर्फ ये नहीं है कि आप गुर्बत की वजह से सादगी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी की सेहत के लिए भी सादगी इख्तियार कर सकते हैं। शाह साहब देखिए, सादगी के साथ जैसे आपने पहले फरमाया कि मोतदिल, सादगी का दूसरा नाम मोतदिल ज़िंदगी है। जैसे नबी पाक सल्लम के इस कौल के मुताबिक कि जब कुरान मजीद सूरतुल हज में तो कह दिया कि तुम गोश्त खाओ, गरीबों को दो, और रख बाद में भी खा सकते हो, जमा भी कर सकते हो, लेकिन ये इजाज़त इसलिए दी, हकीकत में तो कुछ मेरी तरह के छोटे दिल वाले लोग होते हैं, कुछ लोग हैं ज़ाहिर ज़िंदगी में पहली बार मौका मिला। असल तो ग़ज़ा की तकसीम के 3 तरीके मुस्तहब है। नंबर 1 अपना हिस्सा, नंबर 2 अपने रिश्तेदारों का, नंबर 3 गरीबुल हाल, मसाकीन, यतीमों और मुस्तहिक़ ज़कात लोगों का। अगर ये तीनों हिस्सों में तकसीम करने का मकसद ही यही है कि सादा ग़ज़ा, सादा ये भी कहें कि ये सबसे मिनिमम पॉसिबल है। हाँ जी, ये मिनिमम बिल्कुल है कि आप दे दें। बिल्कुल अफजल तरीन ये है कि एक वक्त का खाएं, बाकी सब गरीबों में तकसीम कर दें। और तकसीम करते वक्त अय्याम तशरीक की तकबीरात ज़रूर पढ़ें। 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते रहें। अल्लाह पाक को ईद के इन तीनों दिनों में इससे अफजल तरीन। और एक बात आपने और भी बतानी है लोगों को, मैं आपके बेहाफ पे बता रहा हूँ जी, आप जब गोश्त बनाए तो गोश्त को अलग अलग नहीं करना कि दस्ती उसको भेजनी है, चाँप हाँ, उसको बिल्कुल उसको मिक्स कर दें और फिर बराबर के हिस्से बांटे। बल्कि जो 7 कुर्बानी के जो जानवर हैं, गाय हैं और ऊंट वाले जो लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो बराबर हिस्सों में पहले मिलाएं, फिर बराबर तकसीम करें। ये नहीं कि पहले ही पाए निकाल के अलग, सिरी निकाल के अलग, और वो सिरी पाए जिसने कुर्बानी ज़िबा के उसको भेज दें और बाकी लोगों को दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। और बल्कि यहाँ तक कि कुर्बानी की जो खाल है वो भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनसे इजाज़त लेकर किसी ऐसे शख्स को जो मुस्तहिक़ के ज़कात है उसको वो खाल पहुँचाएं, लेकिन इजाज़त लेना ज़रूरी है। जिन्होंने काम किया वो तो चार्ज भी कर रहे हैं ना। जी, वो चार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन जो चार्ज करने के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब एक बंदा बाहर बैठा, उसने कहा मेरा हिस्सा डाल दो, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा फिजिकली, तो हम उसमें से थोड़ी सी करप्शन का माइंड रखते ना, कहते भी ये पाए मेरे लिए रख दो, सिरी मेरे लिए रख दो, फलां मेरे लिए रख दो, और बाकी गोश्त जो है तकसीम कर दे। ऐसा नहीं करना चाहिए, सब चीज़ को बराबर। वापस आता हूँ तो आपसे एक सवाल पूछना, पहले कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम सर। जनाब अली इरफान भाई। जी सर, मैं मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ सर। मैं शुगर का पेशेंट हूँ। अच्छा। मुझे कुर्बानी का गोश्त खाने का बहुत शौक है कि कम से कम कितनी मिकदार में गोश्त खाना चाहिए। अगर कुर्बानी का ना हो तो फिर नहीं खाते? अगर कुर्बानी फिर भी खाता हूँ, नॉर्मल हिसाब से खाता हूँ सर। नॉर्मल कुर्बानी में ज्यादा खाते हैं? कुर्बानी में ज्यादा खाते हैं। सही कह रहे हो यार, दिल सवाब समझ के खाना कुर्बानी का गोश्त है। डॉक्टर साहब, शुगर के साथ अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि दोपहर के टाइम अपनी मील जो है वो आप रेड मीट की रख लें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप रात के टाइम रखेंगे उसके बाद आपकी एक्टिविटी कम होगी, तो ब्लड शुगर जो है उसके राइज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप अपनी कैलोरीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे। और अपनी प्लेट बनाते हुए ये ख्याल करें कि जो 1/4 हिस्सा है ना, उससे ज़्यादा आप गोश्त से कवर ना करें, बाकी आप सैलड में कर लें। अच्छी बात की आप अपनी प्लेट का जो 1/4 है, 1/4, वो गोश्त से, उससे ज्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम जो सारी जिंदगी पहाड़ियां बनाते रहे तो साकी भाई वो गलत काम था। हम जो मिलके करते रहे अपोजिट था बिल्कुल। हाँ, हमने तो 1/4 चावल रखे, बाकी हमने सारा गोश्त से भरा। डॉक्टर साहब का वैसे कहना ये भी हो सकता है चौथाई हिस्सा के भाई खाने से घंटा पहले पानी पी लो, फिर प्लेट में 3 हिस्से कर, एक तरफ सैलड रख लें, एक तरफ दही रख लें और थोड़ा सा जो है वो गोश्त रख लें, ताकि सैलड रहता और पहले घंटा पानी पीने में चारों हिस्से जो है ना वो क्लियर हो जाए। बारबेक्यू की कोई जगह ना छोड़ें, पालक की कोई जगह ना छोड़ें, बिरयानी की कोई जगह ना छोड़ें। सैलेड में सब कुछ आ गया, सैलेड में सारा कुछ आ गया। मेरा आइंदा किसी दावत में मुलाकात हुई ना तो यही प्लेट बना कर दूंगा इंशाल्लाह आपको मैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है कि जो गोश्त नहीं भी खाता, छोटा हो या बड़ा, उसको भी यूरिक एसिड होता है?
अच्छा, मोस्टली आप देखेंगे ये मर्दों में होता है, बिकॉज मेन वो जेनेटिकली ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड हैं यूरिक एसिड की डिपोजिटेशन की तरफ। आदमियों में ज़्यादा टेंडेंसी होती है, जैसे कुछ होते हैं ना जेनेटिक डिजीजेस जो खवातीन में ज़्यादा होते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स भी आदमी ज़्यादा होते हैं, वो इससे क्योंकि औरतों में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो उनको हार्ट डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है कंपैरेटिवली। मोस्टली सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो यूरिक एसिड की टेंडेंसी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गोश्त खाते रहे, लेकिन 70 to 75% ऑफ द टाइम यही रीज़न होता है। बाकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए भी इसका शिकार हो जाते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल से मुराद कि वो पहले रेड मीट वगैरह भी खा रहे थे, लेकिन वो इस तरह नहीं खा रहे थे, उनको हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ज्यादा भुना हुआ गोश्त या कम भुना हुआ गोश्त, दोनों की प्रोटीन में, न्यूट्रिशन में कोई फर्क है? जब आप गोश्त को ओवर कुक कर देते हैं ना, तो उसकी प्रोटीन कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है और वो प्रोसेसिंग की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो गोश्त को कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आप अपने खानों को आयरन वेसल्स में कुक करें तो वो फिर जरूरत से ज्यादा आयरन भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जो रेड मीट होता है वो ऑलरेडी आयरन में रिच होता है। इट इज नॉट गुड टू हैव एन आयरन ओवरलोड इन योर बॉडी, स्पेशली फॉर वुमेन। ये मैटर करता है कि आप किस देश की में पका रहे हैं? डेफिनेटली ये मैटर करता है। अगर आप गुड़ में क्यों अफादियत है और चीनी में अफादियत क्यों नहीं है? क्योंकि गुड़ को जब बनाया जाता है उसको जिस वेसल से गुजारा जाता है, वेसल में आयरन होता है, इसलिए गुड़ एनीमिया का इलाज है। इसलिए गुड़ जो है वो लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है। तो बिल्कुल गुड़ पूरे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। गुड़ हार्मोनल बैलेंस के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी को तेज करता है। रिफाइंड फॉर्म चीनी जो है वो खतरनाक है। रिफाइंड, एग्जैक्टली। तो गुड़ को आयरन वेसल से गुजारा जाता है, उसमें आयरन। इसी तरह जिस चीज में आप पकाते हैं उसकी तासीर भी उसमें आती है। मट्टी की बर्तन में पकाते हैं, मट्टी की हांडी की बहुत ज्यादा अफादियत है। मेरी फिर से मेरी अम्मी की बात है, मेरी अम्मी प्रॉपर हांडियां स्पेशल मट्टी के बर्तन में ही बनाती होती थी। उसकी बहुत ज्यादा अफादियत होती है आपके पास एज कम्पेयर टू नॉन स्टिक पैंस में। तो अपना खाना बिल्कुल भी ना पकाएं। थैंक गॉड की बात डिस्कस हो गई। नॉन स्टिक पैंस में आपके पास जीनो एस्ट्रोजेंस होते हैं, बीएमपीज होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, खासकर खवातीन के लिए बहुत हार्मोनल इंबैलेंस कर सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों से दूर रहें, स्टील के तवों पे पकाएं, मट्टी की हांडियों में पकाएं। तो दिस इज डेफिनेटली लोहे पे पकाएं। लोहे पे खवातीन को कंपैरेटिवली क्यों ज्यादा सूट करता है? विमेन दे मेंस्ट्रुएट एवरी मंथ, हर महीने माहवारी की वजह से एक्सेसिव ब्लड, एक्सेसिव आयरन निकल जाता है। मेन बिकॉज दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ एक्सेसिव आयरन। तो अगर आप बहुत ज्यादा रेड मीट भी ले रहे हैं और उसको आयरन वेसल्स में भी पका रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज रिकमेंडेड फॉर मेन। ठीक होगी बात। इसका मतलब देचकी जो है वो अगर हो मट्टी की तो सबसे बेहतर है। एब्सोल्युटली। पीतल की देचकियां भी हुआ करती थी। जी बिल्कुल हुआ करती थी, बिल्कुल हुआ करती थी। पीतल की देचकी इज आल्सो इनर्ट, बहुत ज्यादा फवाइद नहीं लेकिन नुकसान भी नहीं है। लेकिन वो जो नॉन स्टिक से दूर रहे, उससे बेहतर ये फितना है। डॉक्टर साहब, ये फ्राई करने के लिए भी नॉन स्टिक नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो मेरे घर में तो एटलीस्ट नॉन स्टिक मना है। हम तो स्टील के यूज पे बनाते हैं सब कुछ तवों पे, और नॉन स्टिक इज अ फितना। इट इज नॉट नीडेड। इट इज अ फैंसी अजाब जो आपने अपने ऊपर इंपोज किया है। सिल्वर के? एब्सोल्युटली चांदी। इट्स गुड। सिल्वर इज गुड। सिल्वर इज गुड। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र बेटा। जी मैं रेहान बोल रहा हूँ। जी 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 जी। ये जैसे ये कुर्बानी के गोश्त खाने से, ज्यादा खाने से मेरे घुटनों में मसला हो जाता है। घुटनों में? जी। ज्यादा से क्या मतलब? कितना खाया तुमने 2-3 दिनों में? यानी कि अब कुर्बानी का गोश्त आता है, बंदा खाता है ना, तो उसकी वजह से ना, ये खाने की वजह से, तो उसकी वजह से वो घुटनों में मसला शुरू हो जाता है। मसले से मतलब दर्द हो गया? जी दर्द होता है। अच्छा, पाँव के अंगूठे में भी दर्द होता है? जी जी। चेक कराया अपना यूरिक एसिड आपने कभी? यूरिक एसिड कभी चेक कराया ब्लड टेस्ट में? जी जी करवाया है। तो कितना आता है वो? 1 2 3 4 5 6 कितना? यानी कि 4 पे आता था। 4 तो ज्यादा वो नहीं तो लो है, बल्कि आपका यूरिक एसिड ये तो कंपैरेटिवली। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर यूरिक एसिड रिपोर्ट में 4 है तो या रिपोर्ट गलत है, या घुटनों की दर्द जो है वो किसी और वजह से? घुटनों की दर्द हो सकता है आपकी किसी और वजह से हो रही हो बॉडी में वैसे ही। अच्छा, जरूरी नहीं है कि गोश्त और यूरिक एसिड की वजह से ही हो रही हो। एक होता है इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होना बॉडी का। हो सकता है कि बारबेक्यू वगैरह बहुत ज्यादा खाते हो। अगर कॉल पे है तो इनसे पूछा जा सकता है कि कहीं प्रोसेस्ड और बारबेक्यू तो बहुत ज्यादा नहीं खाते। जब आप खाने को स्मोक करते हैं, जब आप बारबेक्यू, तो उसमें इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं। और भी हो सकता है ऐसे खाने खाते हो तो बॉडी में ओवरऑल एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यूरिक एसिड रेंज एक आदमी ने कॉल में किया, वो कह रहे हैं कि मेरा 8.7 यूरिक एसिड है। ये क्या? बहुत हाई है, बहुत। इनको तो इमीडिएटली 7 पे डेंजर है, 8.7 तो बहुत ज्यादा है। 3 महीने के डिटॉक्स पे फौरन चले जाएं। और मैं उन सारे लोगों को, वो मुझे अक्सर पेशेंट्स कहते भी हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का कहती हैं, तो यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को हम कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का नहीं कहते। क्योंकि जब आप फास्टिंग में जाते हैं तो
यूरिक एसिड बॉडी में हम इतनी बुरी चीज़ नहीं है, इट इज़ एन ऑक्सीडेंट। यूरिक एसिड बॉडी में अच्छे फंक्शन भी परफॉर्म करता है, हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी साफ करता है, काफ़ी काम करता है। जब आप फास्टिंग में जाते हैं ना, आपकी बॉडी को कुछ ऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जिनमें से एक यूरिक एसिड है। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और वजन ज़्यादा, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू अपना वेट लूज नहीं करना, वो गैप नहीं करना, आपका नहीं, आपका मैप ऑफ प्लान कुछ और होगा। क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाते हैं, बीच में कुछ दिन आते हैं जब आपका यूरिक एसिड बेल कर्व में ऊपर जाता है, वो 10 तक भी जाता है, लेकिन वो फौरन नीचे आ जाता है। अब यूरिक एसिड वाला पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता इस मैप को, इस प्लान को, तो उनके लिए फिर ये जो 8.7 है, यहाँ पे डॉक्टर ने उसको दवाई नहीं दी होगी? डेफिनेटली देनी चाहिए, आई एम श्योर दी होगी, देनी चाहिए। हुजूर एक 10 आखिरी जुमले सर, ये फरमाइए कि कोई ऐसी चीज़ जो कुर्बानी के गोश्त में आपको नहीं खानी। सर बेहतरीन चीज़ तो ये है कि जैसे जानवरों के जिस्म की जो रगें हैं, खून की नाड़ें हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर जो पखाने के करीब तरीन चीज़ें हैं, जिनको जी आंतड़ियाँ हैं, इस तरह, तो वैसे तो बाज़ उलमा ने इससे मना किया है कि जैसे ये कपूरे हैं उनसे भी मना किया गया, उसमें अवॉइड करना चाहिए, तो इन चीज़ों से मना किया। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ है कि परहेज़ इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन साथी है। अगर हम परहेज़ के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें दुरुस्त सिम्मत की तरफ ले जा सकता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो। साकी भाई ने कहा कि परहेज़ ज़िंदगी का बेहतरीन साकी है। साकी भाई जब घर जाएंगे तो बेगम ज़रूर पूछेगी कि तुमने परहेज़ किस चीज़ का नाम रखा हुआ है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।